हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य। ये जो टॉपिक है ये हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस का जो मेंस है, मेंस के पेपर नंबर 4 का टॉपिक है। इसमें जो दार्शनिक और दार्शनिकों के बारे में जो दिया गया है, इसमें एक टॉपिक दिया है कौटिल्य के बारे में। तो आज के इस टॉपिक में हम कौटिल्य पढ़ेंगे, कौटिल्य का नीति या दर्शन पढ़ेंगे। इसके साथ ही कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और राज्य के कार्य की भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौटिल्य के बारे में। तो इसमें 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, क्योंकि ये इनके ही नाम है। तो ये सीधे इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो कौटिल्य की जो बुक है इसका नाम है अर्थशास्त्र। तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि अर्थशास्त्र सिर्फ एक वर्ड में, और आपको उसके लिए तीन लाइन लिखनी होगी। तो जो कौटिल्य है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मगध साम्राज्य के संस्थापक थे, तो उन्हीं के प्रधानमंत्री थे। और कौन? कौटिल्य। इन्हीं के अन्य नाम अगर देखें तो कौटिल्य है, चाणक्य है, साथ में विष्णुगुप्त है। अगर अर्थशास्त्र के बारे में लिखने को आता है तो अर्थशास्त्र एक किताब थी। इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया था? तो अर्थशास्त्र बुक में राजनीतिक व प्रशासनिक संबंधों का विवरण था। साथ में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी हो, और राजनीति और प्रशासन इनके बीच में जो संबंध होता है ये कैसे स्थापित होता है, ये उसका विवरण किस तरीके से होना चाहिए, यह भी अर्थशास्त्र नामक किताब में कौटिल्य ने लिखा था। अब हम देखते हैं कौटिल्य का नीति दर्शन। तो कौटिल्य का नीति दर्शन ये था कि जो मनु था, हम जानते हैं स्मृति, मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति जो है वो देवी सिद्धांत को मानती थी कि राज्य की जो अवधारणा है, राज्य की जो उत्पत्ति है वो देवीय सिद्धांत से हुई है। कौन मानती थी? मनुस्मृति मानती थी। लेकिन जो कौटिल्य थे इन्होंने इस बात का, जो देवी सिद्धांत है, इसे अस्वीकार किया है, और वो मानते हैं कि जो राज्य की अवधारणा है या जो राज्य की उत्पत्ति है यह सामाजिक समझौते के पक्षधर थे। तो कौटिल्य ने राज्य के विषय में देवीय जो सिद्धांत है इसको अस्वीकार किया है, और उसके स्थान पर इन्होंने सामाजिक समझौते के पक्ष में अपना वर्चस्व या अपना निर्णय इन्होंने दिया है। इसके पीछे उनकी अवधारणा ये रही थी कि उन्होंने कहा कि जब लोग जो थे मत्स्य न्याय से तंग आ गए थे। अब समझ लेते हैं पहले मत्स्य न्याय क्या होता है। तो मत्स्य न्याय ये था, ये एक विध्वंसकारी न्याय था। इसमें क्या होता था, जैसे कि आप ये मछली में देख सकते हो कि बड़ी मछली जो है ये छोटी मछलियों को खा रही है। मतलब यही होता था कि जो ताकतवर लोग थे वो कमज़ोर वर्गों का विनाश करते थे और आसानी से ज़िंदगी जीते थे। जैसे आज हम पूंजीपति और मजदूरों के इसमें समझ सकते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं वो मजदूरों पे किस तरीके से हावी है। तो इसी तरीके का एक मत्स्य न्याय उस टाइम पे चलता था। तो जो वहाँ के लोग थे, जो जनता थी, वो मत्स्य न्याय से जब तंग आ गई थी तो उन्होंने क्या किया, जो मनु है इसको राजा के रूप में चुना। अब मनु को जब राजा के रूप में चुना तो वहाँ के लोगों ने अपनी कृषि के उपज का 6वां भाग जो है वो राजस्व के रूप में किसको दिया? मनु को दिया। मनु को राजस्व के रूप में दिया, और उसके बदले में उन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। और इसी आधार पर इन्होंने कहा है कौटिल्य ने कि इसी आधार पर क्या हुई? राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है ये कोई देवीय सिद्धांत नहीं है। जबकि जब लोग मत्स्य न्याय से तंग आ गए थे तो इन्होंने मनु को राजा चुना और अपनी उपज का, अपनी कृषि उपज का 6वां भाग राजस्व के रूप में दिया और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि जो राज्य की उत्पत्ति है यह सामाजिक समझौते के आधार पर हुई है, ना कि देवीय सिद्धांत के आधार पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो कौटिल्य है इसका नीति दर्शन या फिर कौटिल्य की राज्य की अवधारणा के बारे में बताइए। तो हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कौटिल्य के द्वारा बताए गए राज्य के 7 तत्व या साप्तांग सिद्धांतों के बारे में। तो कौटिल्य जो है इन्होंने अपने जो राज्य है, राज्य की तुलना इन्होंने मानव शरीर से की है। तो राज्य की तुलना ये मानव शरीर से करते हैं। जैसे कि मानव के शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, इसी तरीके से इन्होंने भी राज्य के 7 मुख्य अंगों के बारे में बताया है। कौटिल्य ने जो राज्य है इसकी तुलना मानव शरीर से की है, और
इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मानव के शरीर के सभी अंग मिलकर अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य के सभी अंगों को भी मिलकर कार्य करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से इन्होंने तत्वों के बारे में बताया है। पहला तत्व उन्होंने कहा है राजा को। कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा होता है वह राज्य के सिर के समान होता है। शीश के जो सिर होता है या शीश होता है, इसके समान किसको उन्होंने बताया है? राजा को बताया है। कौटिल्य आगे कहते हैं कि जो राजा होता है, राजा ने महत्वाकांक्षी, सत्यवादी, परिश्रमी और दूरदर्शी होना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा है कि योग्य गुणियों की पहचान करने वाला और उनका आदर करने वाला चरित्र होना चाहिए। यह राजा को सर्वोपरि तो मानते हैं, लेकिन इन्होंने निरंकुश शक्तियों के भी खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये मानते हैं कि राजा जो है सर्वोपरि तो होना चाहिए, लेकिन राजा के पास एकदम निरंकुश शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजा निरंकुश हुआ तो प्रजा में असंतोष होना लाजमी हो जाता है। तो इन्होंने राजा को किसके समान बताया है? सिर के समान बताया है। साथ में इन्होंने राजा की क्वालिटीज़ में महत्वाकांक्षी होना, सत्यवादी होना, परिश्रमी, दूरदर्शी होना और इसके साथ ही योग्य गुणियों की पहचान करने वाला और उनका आदर और सम्मान करने वाला राजा को इन्होंने बताया है। और इन्होंने राजा के लिए सर्वोपरि शब्द का यूज़ किया है कि राजा सर्वोपरि तो होगा, लेकिन वह निरंकुश शक्तियों वाला नहीं होगा। दूसरा उन्होंने जो तत्व बताया है राज्य का, वह बताया है अमात्य को। अमात्य या फिर मंत्री, ठीक है, अमात्य या मंत्री को इन्होंने दूसरा सर्वोच्च स्थान दिया है। इनके अनुसार जो मंत्री होता है या अमात्य होता है, ये राज्य की आँखों के समान होता है। जैसे कि आँखें हर जगह नज़र रखती है, इसी तरीके से मंत्री भी क्या करता है? हर जगह नज़र रखने का काम करता है राज्य की व्यवस्था पे। तो इन्होंने इसके बारे में कहा है चाणक्य ने कि यह एक चरित्रवान व गुणी व्यक्ति होना चाहिए। मतलब जो अमात्य है वो चरित्रवान और गुणी होना चाहिए। तीसरा तत्व इन्होंने बताया है जनपद का। जनपद का अर्थ इन्होंने भूमि और प्रजा बताई है। मतलब जमीन और जो हमारी जनता होती है, प्रजा, उसके बारे में इन्होंने जनपद में बताया है। तो जनपद में कौटिल्य के अनुसार ये जो राज्य है, ये राज्य की जंघा या पैर के समान होते हैं। कौन? भूमि और प्रजा। जिस प्रकार राज्य का अस्तित्व जिस पर राज्य का अस्तित्व क्या होता है? टिका रहता है। किस पर? भूमि या प्रजा पर ही राज्य का अस्तित्व टिका रहता है। और चाणक्य ने उपजाऊ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न तालाब, नदियों वाली भूमि को उपयुक्त बताया है। साथ में इन्होंने जनसंख्या में कृषक, उद्यमी व आर्थिक उत्पादन में सहयोगी सम्मिलित होंगे। इन्होंने कहा है कि जनसंख्या में कृषक और उद्यमी होंगे और जो आर्थिक उत्पादन करते हैं वो भी इसी में सम्मिलित होंगे। और प्रजा को इन्होंने कहा है कि प्रजा को हमेशा स्वामी भक्त, राजा की आज्ञा का पालन करने वाली होना चाहिए। तो जनपद और भूमि और प्रजा में इन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है। इसके बाद चौथा तत्व है दुर्ग या किला। तो चाणक्य कहते हैं कि जो राज्य है इसकी भुजा के समान होते हैं दुर्ग या किले। जैसे कि हमारी जो भुजा होती है हमारी रक्षा करती है, वैसे ही दुर्ग और किले भी क्या करते हैं? राज्य की रक्षा करते हैं। इसमें इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं दुर्ग और किलों के। पहला है औदिक दुर्ग। औदिक दुर्ग का अर्थ होता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो। मतलब यहाँ पर एक दुर्ग होगा और इसके चारों तरफ क्या होगा? पानी होगा। जो आजू बाजू पानी लिए हुए है वो औदिक दुर्ग होगा। फिर दूसरा है पर्वत दुर्ग। पर्वत दुर्ग का मतलब होगा जिसके आजू बाजू चट्टाने हो। मतलब ऐसा दुर्ग जिसके आजू बाजू चट्टाने हो ताकि कोई भी इस पे हमला कर ना सके आसानी से। तीसरा बताया है धानवन दुर्ग। धानवन मतलब धान से समझ सकते हैं हम कि ऊसर भूमि या फिर उपजाऊ भूमि की ये बात कर रहे हैं। तो ऐसा दुर्ग जो ऊसर भूमि के आजू बाजू घिरा होता है उसे ही हम धानवन दुर्ग कहते हैं। चौथा है वन दुर्ग। वन दुर्ग साफ स्पष्ट हो रहा है कि इसमें इसका मतलब होगा कि ऐसा दुर्ग जो जंगल के आजू बाजू हो, मतलब जिसके जो बीच में हो और आजू बाजू उसके जंगल या वन हो, ऐसे दुर्ग को हम वन दुर्ग कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 4 दुर्गों का वर्णन कौटिल्य ने अपने जो बुक है अर्थशास्त्र इसमें इन्होंने किया है। 5वां जो तत्व है इन्होंने कोष बताया है। कोष, रेवेन्यू, ठीक है। इसे उन्होंने मुख के समान कहा है। राज्य के मुख के समान किसको कहा गया है? कोष को कहा गया है। तो कोष जो होता है वो राज्य के संचालन हेतु बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेना और जो नौकरशाही है इसके खर्चे के लिए भी राजकोष का मजबूत होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो चाणक्य ने
कोष के संबंध में कि कोष में किस तरीके से वृद्धि की जाए, उसके लिए करारोपण कैसे किया जाए, और इसके साथ साथ कई उपाय भी इन्होंने कोष के लिए बताए हैं। छठवां तत्व है दंड व सेवा। तो दंड व सेवा, सेवा नहीं, सेना, दंड व सेना। तो कौटिल्य ने दंड व सेना को मस्तिष्क के समान बताया है। इन्होंने जो सेना है, इन्होंने 4 प्रकार की सेना का उल्लेख किया है, हाथी, अश्व, रथ व पैदल। और साथ में ये भी कहा है कि जो सैनिक होते हैं, सैनिकों को देश प्रेमी, साहसी व बलशाली होना चाहिए। तो इसका उल्लेख भी उन्होंने किया है कि सेना जो है वो 4 प्रकार की होगी, हाथी, अश्व, रथ व पैदल, और सैनिक जो होंगे देश प्रेमी, साहसी व बलशाली होने चाहिए। 7वां और आखिरी जो तत्व है वो है मित्र। इसमें इन्होंने कहा है कि जो मित्र होता है वह राज्य के कान के समान होता है। कान के समान होता है मतलब कि जो कौटिल्य कहते हैं कि सहज मित्र व क्रमिक मित्र दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो कौटिल्य ने सहज मित्र और क्रमिक मित्र में क्या बताया है, अंतर बताया है। और साथ में यह भी कहा है कि जिस राजा के मित्र कामी, लोभी व कायर होंगे उनका विनाश संभव है। तो ये कहना ये चाहते हैं कि हमें जो मित्र है वो सोच समझ के बनाना चाहिए कि जो भी किसी भी राजा के अगर मित्र कामी, लोभी या कायर होंगे तो उनका विनाश होना संभव है। तो मित्र के बारे में भी इन्होंने बताया है। ये हो जाते हैं इनके सातों के सातों तत्व या साप्तांग सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में है कि पहले बीच में किंग होगा, इसके बाद हमको बाकी जो 6 लोग हैं जैसे कि अमात्य हो गया, मित्र हो गया, इसके अलावा दुर्ग हो जाएंगे, जनपद हो जाएगा, दुर्ग जनपद हो जाएगा, इसके अलावा कोश हो जाएगा। ये सारे इस तरीके के 7 तत्व हमको देखने को मिलते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है राज्य के कार्य। तो कौटिल्य ने राज्य के कार्य बताया है कि राज्य के क्या क्या कार्य होंगे। तो राज्य का पहला कार्य उन्होंने बताया है सुरक्षा को। तो सुरक्षा किस तरीके की गई है, तो राज्य का जो कार्य है इसमें पहला पॉइंट है सुरक्षा। तो सुरक्षा जो है कि राजा क्या करेगा, बाह्य व आंतरिक, ठीक है, बाह्य व आंतरिक दोनों तरीके से क्या करेगा, राज्य की और प्रजा की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो कौटिल्य बताते हैं पहला कार्य राज्य का कि राज्य बाह्य आक्रमण या आंतरिक आपदा, जैसे कि बाह्य कोई आक्रमण हो गया, किसी शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया तो भी, और अगर कोई आपदा आ गई, आंतरिक आपदा जैसे कि आग लग गई, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, जो भी कंडीशंस क्रिएट होती है, तो इसमें क्या करेगा, राजा जो है वह राज्य की सुरक्षा करेगा। दूसरा इन्होंने बताया है सामाजिक दायित्व। राज्य का दूसरा कार्य होता है सामाजिक दायित्व। इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो सामाजिक न्याय है इसकी स्थापना की जाएगी, सभी का कल्याण एवं विकास करना राज्य का दायित्व होगा। साथ ही कौटिल्य ने विवाह विच्छेद, विवाह मतलब ठीक है शादी, और शादी के बाद विवाह विच्छेद मतलब तलाक, ठीक है, तलाक हो जाने की स्थिति में भी स्त्री पुरुष के अधिकार पर समान बल देने की बात की है। सामाजिक दायित्व में इन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना करना, सभी का कल्याण और विकास करना, साथ में अगर विवाह है या फिर विवाह विच्छेद हो जाता है तो इसकी स्थिति में जो स्त्री और पुरुष हैं इनके जो अधिकार है इनको समान बल दिया है, मतलब संपत्ति में जो अधिकार होना चाहिए स्त्री का वो भी इन्होंने बताया है। तीसरा कार्य इन्होंने बताया है जन कल्याण कार्य। तो कौटिल्य के अनुसार तीसरा जो राज्य का कार्य होना चाहिए वो जन कल्याण होना चाहिए, जैसे कि आधारभूत जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सड़क हो गई, बांध हो गए, सिंचाई सुविधा हो गई, नहर हो गई, इन सभी का निर्माण करवाना, उसका रखाव करना, उद्योगों का विकास करना, ये राजा का दायित्व होगा। इसके अलावा जो निर्धन हो गए, अनाथ है, स्त्री है, इनकी सम्मान की रक्षा करना, पुनर्विवाह की व्यवस्था करना, ये भी कौटिल्य ने राज्य का ही दायित्व बताया है। और कौटिल्य का कहना था, एक कौटिल्य का कोटेशन हम लिख सकते हैं इसमें कि प्रजा की प्रसन्नता से में ही राजा की प्रसन्नता होनी चाहिए। मतलब कौटिल्य के अनुसार अगर प्रजा प्रसन्न है तो ही राजा प्रसन्न रह सकता है, वरना प्रजा विद्रोह कर सकती है। चौथा जो इन्होंने कार्य बताया है राज्य का वो है स्वधर्म पालन। स्वधर्म पालन का मतलब उन्होंने कहा है कि राजा का कर्तव्य है कि वह स्वधर्म का पालन करे, अर्थात वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करना ही राजा का कर्तव्य माना गया है। राजा का कोई धर्म नहीं होगा, राजा का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म को उन्होंने सर्वोपरि माना है और राजा को धर्म के
अधीन बताया है। किंतु प्रजा द्वारा धर्म का पालन न किए जाने पर राजा धर्म का संरक्षक कहलाता है। मतलब अगर धोखे से कोई जनता धर्म का पालन नहीं करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको निकाल दिया जाए। जैसे कि अभी वर्तमान में भारत में सिचुएशन है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसी तरीके से वहाँ पर भी स्वधर्म पालन की बात कही गई है कि राजा का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म राज्य का नहीं होगा, सब अपने अपना धर्म मानने के लिए क्या होंगे, आज़ाद होंगे। लेकिन जो राजा है उसे अपने अपने खुद के धर्म का पालन करना चाहिए और जो वर्णाश्रम धर्म है इसके अनुसार कार्य करना ही राज्य का कर्तव्य या राजा का कर्तव्य कौटिल्य ने बताया है। ठीक है, तो ये सारे जो थे 4 पॉइंट ये थे हमारे राज्य के कार्य, जिसमें हम लोगों ने सुरक्षा को, सामाजिक दायित्व को, जन कल्याण कार्य और स्वधर्म के पालन को शामिल किया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसी में टॉपिक होगा वो होगा कौटिल्य की 6 सूत्रीय विदेश नीति, और साथ में हम इसमें पढ़ने वाले हैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।